आईपीएस प्रभाकर चौधरी यूपी कैडर के 2010 के ऑफिसर। पिछले 13 साल की सर्विस में इनका 21 बार ट्रांसफर हो चुका है। अगर आप एवरेज लगाओगे तो हर 7 से 8 महीने बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है। हाल ही में ये बरेली डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी थे। वहां पर एक रिलीजियस प्रोसेशन में कुछ मेंबर्स ये मांग कर रहे थे कि हमें ऑथराइज्ड रूट के अलावा दूसरे रूट से जाना है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि अशांति फैलने का डर था। बाद में इन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया और सरकार ने इनके ट्रांसफर का आदेश दिया। देखो, ये सब बातें ना न्यूज़पेपर्स में छपी हैं, वेबसाइट्स पर हैं, बट आपको ये एज इट इज एग्जाम्पल का इस्तेमाल नहीं करना है, काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो जाता है। केस स्टडी पूछी जा सकती है। इसके अलावा आप भी एक केस सिनेरियो देके लिख सकते हो केस स्टडी में। प्रभाकर चौधरी की हम बात करें, देखो ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। कानपुर देहात में जब इनके ट्रांसफर हुई थी ना, तो ये एसपी हाउस में बिल्कुल जो पीछे लटकाने वाला बैग नहीं होता, उस बैग के साथ गेट पर पहुंच गए और बोला कि गेट खोल दीजिए। गार्ड ने बोला कि आप कौन हो, गेट क्यों खुलवा रहे हो? तो इन्होंने बोला कि मैं आपका नया एसपी हूं। आमतौर पे आपको भी पता है एसपी कैसे जाता है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ में, गवर्नमेंट व्हीकल के साथ एसपी ट्रैवल करता है। लेकिन ये कितने ज़्यादा सिंपल हैं उसकी चर्चा होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। इंडिया टुडे के आर्टिकल में एक और किस्सा लिखा हुआ है इनके बारे में। नए डिस्ट्रिक्ट में जब एसपी के तौर पे ये अपॉइंट हुए तो वहां पर ज्वाइन करने के बाद 2 दिनों की लीव पर चले गए और पूरे जिले में घूमे एक आम आदमी की तरह, पता लगाया कि कहां कहां पर पुलिसिंग में कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और 2 दिन की लीव के बाद फिर से ज्वाइन किया और उन कमियों पर काम करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड हैं, जो ड्यूटी के प्रति समर्पित हैं, सिंपल हैं, ऑफिसर्स को बहुत कुछ सीखना चाहिए इनकी कार्यप्रणाली से। डिस्कशन स्टार्ट करें। 2 अगस्त है आज काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे। आईएम अमेंडमेंट बिल 2023 कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इसे डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे सोर्सेज को कवर करके। स्पेस डेब्रिज से संबंधित आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, स्पेस में कचरे से संबंधित, उसे डिस्कस करेंगे। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ये इशू काफी ज्यादा सुर्खियों पर में है और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एथिकल डेफिनेशन, रिवीजन, क्वेश्चन, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्पेस डेब्रिज से संबंधित है। स्पेस डेब्रिज मतलब स्पेस का कचरा। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर ना कुछ दिनों पहले ये ऑब्जेक्ट एकदम से देखने को मिला था और अलग अलग कयास लगाने लगे लोग कि ये क्या है, क्या एलियन से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बोला था कि हमें लग रहा है कि किसी देश की स्पेस एजेंसी का कोई इक्विपमेंट है जो स्पेस से नीचे गिरा है। तो उस समय तो इंडिया कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जाके ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि हमने हमारी रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि ये इसरो का रॉकेट लॉन्च जो व्हीकल होता है उसका टुकड़ा है। इसरो ने भी मान लिया कि हाँ, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक टुकड़ा है और इसके रिगार्डिंग हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ बात करेंगे। इसरो ने यह भी कहा कि शायद 2 महीने पहले जो हमने एक नेविगेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया था ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का पार्ट बनने के लिए, उस समय पीएसएलवी की सहायता से हमने ये सैटेलाइट लॉन्च किया था और जो लॉन्च व्हीकल था उसी का एक टुकड़ा वापस अर्थ में आते वक्त पूरी तरह से बर्नआउट नहीं हुआ, शायद समुद्र में गिर गया और समुद्र में गिरने के बाद किनारे पर आ गया। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर साल विभिन्न देश सैकड़ों सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करते हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो अभी ना अर्थ के ऑर्बिट में, मून के ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं और कई सारे सैटेलाइट्स तो शायद ऐसे होंगे जिनका कांटेक्ट भी नहीं है किसी देश की स्पेस एजेंसी के साथ में। थोड़े समय पहले तक कांटेक्ट था, बट अब वो ज़ोंबीज की तरह बस घूम रहे हैं, स्पेशल बॉडी के चारों ओर चक्कर लगाए जा रहे हैं। मतलब अब वो कचरा है, कूड़ा करकट है, क्योंकि अब वो फंक्शनल नहीं है। बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे भी होंगे जो ऑर्बिट में जा ही नहीं इसके, वो स्पेस में घूम रहे हैं ज़ोंबीज की तरह, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है स्पेस एजेंसीज के साथ। और कुछ जो लॉन्च व्हीकल के टुकड़े हैं, जैसे रॉकेट जो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाता है, तो रॉकेट के जो टुकड़े हैं वापस अर्थ पर आ जाते हैं। कई बार मीटेओराइट भी अर्थ पर टकराता है, जैसे हमारे देश में लोनार लेक है, वो कहते हैं कि किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से बनी है।
होता क्या है, जब भी कोई चीज स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना, मान लीजिए ये अर्थ है और यहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, सिर्फ मान लीजिए आप समझने के लिए, जब भी कोई चीज एंटर करेगी ना स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जल जाएगी। यहां तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना बुरी तरह से वो चीज जल जाती है, लेकिन कई बार कुछ चीजें पूरी तरह से नहीं जल पाती। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब भी कोई चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है अर्थ से, वो जल क्यों जाती है? देखो, दो कंसेप्ट हैं। पहला है फ्रिक्शन हीट से संबंधित। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वहां पे जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल से टकराती है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। उस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कोई एस्ट्रॉइड है या फिर लॉन्च व्हीकल का टुकड़ा है, उस ऑब्जेक्ट का ना एयर मॉलिक्यूल के साथ में ना फ्रिक्शन जनरेट होता है और उस फ्रिक्शन के साथ में हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शनल हीट। अब दूसरे नंबर पे हीट जनरेट होती है जिसका नाम है रैम हीट, RAM, यानी रैम हीट। ये दूसरी हीट है जो जनरेट होती है। ये कौन सी हीट होती है? जैसे देखो, बहुत ज्यादा स्पीड से स्पेस से कोई चीज आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उस चीज के आगे आगे जो एयर होगी ना वो कंप्रेस होती जाएगी और वो इतनी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी कि हीट जनरेट होने लगेगी। अब आपको पता है कितनी ज्यादा स्पीड से स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा तेजी से हवा को कंप्रेस करता है और इसी वजह से जो हीट जनरेट होती है ना वो भी इतनी ज्यादा जनरेट होती है, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये जो हीट होती है ये रैम हीट, और फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन हीट। तो इन दोनों तरह की हीट के कॉम्बिनेशन से ना ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है वो पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन कभी कभार ना कोई चीज बुरी तरह से नहीं जल पाती, जैसे ये ऑब्जेक्ट था बुरी तरह से नहीं जल पाया, ये ऑस्ट्रेलिया के नजदीक ओशन में गिरा और किनारे पर पहुंच गया। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, अरे सर ऐसे तो कोई ऑब्जेक्ट स्पेस से नीचे गिरेगा तो नुकसान भी हो सकता है। जी हां, बिल्कुल नुकसान हो सकता है, लेकिन देखो अर्थ के ज्यादातर हिस्से में तो आपको पता है पानी है, 70% हिस्से में तो पानी है और 30% हिस्से में लैंड है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि जो भी चीज नीचे गिरती है ना वो तो ज्यादातर बार वो ओशन में ही गिरती हैं। ओशन में गिरती हैं तो ये भी बात सही है कि पोल्यूशन का डर है, मैरीन एनिमल्स को डर है, ये बात सच है। बट अभी तक ना कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की गई है कि स्पेस से कोई चीज गिरी और उससे जो मैरीन इन्वायरमेंट है वो खराब हो गया हो। समझ गए? अब एक क्वेश्चन आपके मन में और आया होगा कि चलो सर एक बात ये बताओ, क्या कोई ऑब्जेक्ट, किसी स्पेस एजेंसी का कोई इक्विपमेंट क्या कभी लैंड पर गिरा है और लैंड पर गिरा है उससे नुकसान हुआ है, किसी के घर वगैरह के ऊपर गिरा है? देखो इसका आंसर है नो। अभी तक ना कभी भी किसी स्पेस एजेंसी का कोई भी इक्विपमेंट किसी घर वगैरह के ऊपर तो नहीं गिरा है। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि मान लीजिए किसी स्पेस एजेंसी का कोई इक्विपमेंट किसी देश में गिरता है और उससे नुकसान हो जाता है, मान लीजिए किसी के घर के ऊपर गिर गया और नुकसान हो गया, तो क्या वो देश लायबल है? जिस देश की स्पेस एजेंसी का इक्विपमेंट किसी दूसरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान कर गया है, तो क्या वो देश जिसका इक्विपमेंट था वो लायबल है? क्या उसको भरपाई करनी पड़ेगी? इसका आंसर है यस। आंसर है यस। देखो आपको पता है आउटर स्पेस में विभिन्न देशों के कंडक्ट को गवर्न करने के लिए ना एक ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी। यहां पे देखिए आउटर स्पेस ट्रीटी कि आउटर स्पेस में विभिन्न देशों को कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउटर स्पेस ट्रीटी में कवर नहीं होती, उसके लिए कुछ अलग से कन्वेंशंस हैं, जिसमें से एक है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज काज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। किसी देश का कोई स्पेस ऑब्जेक्ट है, उसने किसी दूसरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, तो पहले वाले देश को ना भरपाई करनी होगी उस देश को जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1978 की ये बात है, यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी का एक ऑब्जेक्ट कनाडा में जा गिरा था। 1978 की बात है ये, कनाडा में जा गिरा था। हालांकि लैंड तो इनहैबिटेटेड था, वहां पे कोई रह तो नहीं रहा था, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट था ना, था क्या? सैटेलाइट था जो यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, जो रेडियो
एक्टिव सब्सटेंस कैरी कर रहा था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो कनाडा ने हर्जाना मांग लिया, कंपनसेशन मांग ली यूएसएसआर से कि इतना खतरनाक सैटेलाइट आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैरी कर रहा था हमारे देश में गिरा है, इसका कंपनसेशन हमें दीजिए। तो उस समय इसी कन्वेंशन के अनुसार यूएसएसआर ने कनाडा को 3 मिलियन कनाडियन डॉलर्स दिए थे, यानी कंपनसेशन दी थी। मई 2021 की ये बात है, 25 टन का एक चाइनीज रॉकेट इंडियन ओशन में गिर गया था। इसके अलावा देखो, आज के समय में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, लेबोरेटरी है स्पेस में जो है, इससे पहले की जो स्पेस स्टेशन था स्काई लैब स्पेस स्टेशन, ये डिसइंटीग्रेट हुआ 1979 में। इसके कई सारे टुकड़े इंडियन ओशन में गिरे थे और कुछ तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लैंड पर भी गिरे थे। अब वैसे ना एक क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए, क्योंकि हमारा पीएसएलवी का ये टुकड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर आ गया, क्या इसके लिए चाइना कंपनसेशन हमसे मांग सकता है? क्या भारत की सरकार को बोल सकता है कि भैया कंपनसेशन दीजिए? देखो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, मतलब नुकसान तो हुआ नहीं है ऑस्ट्रेलिया को, और जहां तक है वो कंपनसेशन मांगेगा भी नहीं। लेकिन अगर नुकसान हुआ होता तो जाहिर तौर पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कंपनसेशन मांगी जा सकती थी और इंडिया को वो कंपनसेशन देनी भी पड़ती। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पेस डेब्रिज से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल IIM अमेंडमेंट बिल 2023 से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और जीएस पेपर सेकंड में ही एजुकेशन वाले टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स एंड बैकग्राउंड की बात पहले करते हैं। देखो 2017 में ना एक एक्ट आया था, IIM एक्ट 2017, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017। देखो ये जो एक्ट था ना 2017 वाला, बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग था। पाथ ब्रेकिंग मतलब कैसे? क्योंकि ना इस एक्ट में हमारे देश में जो काफी ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस वाले IIM हैं, इनको ना सरकार ने बहुत ज़्यादा ऑटोनमी दे दी थी। हमेशा हम बात करते रहते हैं कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप से चलने चाहिए, उनके पास आज़ादी होनी चाहिए, सरकार की इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। तो उन बातों पर एक्ट करते हुए 2017 के इस एक्ट में सरकार ने बोला इन संस्थानों को जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आप अपनी मर्जी से चलिए, हम हमारी इंटरफेरेंस कम कर रहे हैं IIM में। क्या प्रोविजंस किए गए थे? प्रोविजन ये किया गया था हर एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर, और सारी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट संबंधी जो फैसले हैं ना इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा लिए जाएंगे। जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर कौन होगा, फैसला लिया जाएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कौन होगा, फैसला लिया जाएगा इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। इस बोर्ड में सरकार ने अपनी प्रेजेंस भी कम कर ली थी। 2017 से पहले 4 मेंबर्स हुआ करते थे सरकार के, लेकिन 2017 के बाद सिर्फ 2 मेंबर्स रह गए। मतलब पूरी आजादी दी गई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि आप अपने हिसाब से IIM को चलाइए। और जो बोर्ड में यह भी प्रोविजन किया गया था कि बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब मेंबर होंगे इस बोर्ड के। प्रोविजन देखो ये भी किया गया था कि हर 3 साल में एक बार हर एक जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाएगा कि पूरा जो IIM है कैसे चलाया जा रहा है, इसका इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाया जाएगा एक थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा, और रिपोर्ट को ना पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। तो आप बताइए है कि नहीं पाथ ब्रेकिंग? हमारे देश में ना रेयरली ऐसा होता है कि सरकार किसी चीज पे अपनी पावर छोड़ दे, अदरवाइज तो सरकार हमेशा अपनी धौंस जमाना चाहती है। लेकिन देखो दुखद बात पता है क्या है, ऑटोनॉमी तो दी गई इन इंस्टीट्यूट्स को, बट इनकी ना गवर्नेंस इंप्रूव होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि 3 साल में से एक बार हर एक जो IIM का संस्थान है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से रिव्यू करवाएगा, लेकिन बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ने ऐसा करवाया। टॉप 4 जो IIM है, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, ये सब, इनमें से सिर्फ IIM बेंगलोर ने ये इंडिपेंडेंट सर्वे करवाया 3 साल में एक बार, और उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली गई। काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि सरकार इनसे कोई चीज पूछती, कोई सजेशन देती, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास वो सजेशन जाते, ये सरकार के सजेशन को, सरकार की क्वेरीज को इग्नोर कर रहे थे। और आपको पता है सरकार को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि हमारी इंक्वायरी को कोई चीज इग्नोर कर रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा।
तो सरकार काफी समय से सोच रही थी कि इनको जो पावर दी गई थी 2017 में, क्या इनसे पावर वापस ले ली जाए। सोच ही रही थी कि मीनवाइल देखो गवर्नेंस जो है आईआईएम की और ज्यादा खराब होती गई। जैसे आईआईएम अहमदाबाद में फैकल्टी और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया डायरेक्टर के एक डिसीजन के अगेंस्ट। डायरेक्टर आईआईएम अहमदाबाद का ना लोगो चेंज करवाना चाहते थे, लेकिन फैकल्टीज ने और पास आउट स्टूडेंट्स ने बोला आप क्यों करवा रहे हो भैया, पहले वाला लोगो जो है वो बिल्कुल सही है। डायरेक्टर ने एक और फैसला लिया। लुइस काहन एक फेमस आर्किटेक्ट है, इन्होंने ना एक स्ट्रक्चर बनवाया था आईआईएम अहमदाबाद के कैंपस में, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। इसके भी अगेंस्ट हैं फैकल्टीज और पास आउट स्टूडेंट्स। आप कलकत्ता का हाल देख लीजिए। आईआईएम कलकत्ता में जो ज्यादातर फैकल्टी है ना, उन्होंने एक पिटीशन साइन की कि हमारे डायरेक्टर जो है ना अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, इनको हटा दिया जाए। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर ने ना डायरेक्टर की जो पावर्स हैं वो कम कर दी। तो डायरेक्टर ने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया और चली गई छोड़ के। आईआईएम रोहतक में ना एक डायरेक्टर जो है वो काफी समय से कंटिन्यू है। सरकार कह रही है अब आप अपना पोस्ट छोड़ दीजिए, चला जाइए, काफी समय आपको हो चुका है, लेकिन डायरेक्टर मान ही नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब है, पता क्या हुआ, 2017 में ना सरकार ने पावर तो दे दी आईआईएम को, लेकिन ना डायरेक्टर्स ने अपने हाथों में ना पावर सेंट्रलाइज कर ली। आप पूछोगे सर कैसे, क्योंकि पावर तो बोर्ड ऑफ गवर्नर को दी गई थी ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर को ही डायरेक्टर अपॉइंट करना था। जी हां, लेकिन आप ये देखिए ना बोर्ड ऑफ गवर्नर में है कौन। बोर्ड ऑफ गवर्नर में ना ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, इसके अलावा सरकार के 2 मेंबर्स हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से पैसिव हैं। आप एक चीज देखिए, कोई कंपनी होती है, कंपनी में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है वो भी ठीक से काम नहीं करता, जबकि कोई कंपनी का बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है ना, उसके ऊपर इतने सारे चेक्स होते हैं। चेक्स मतलब जैसे सेबी नजर रखती है, फाइनेंशियल मार्केट में अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी राय देते रहते हैं कि इस कंपनी की गवर्नेंस अच्छे से नहीं चल रही है। तो ना कंपनीज को अपना ना गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से चलानी पड़ती है, क्योंकि हमारे देश में ना हर कोई टिप्पणी कर देता है कि इस कंपनी का गवर्नेंस अच्छे से नहीं चल रहा है। मतलब कि कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कामकाज को लोग स्क्रूटिनाइज करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, बावजूद इसके कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं वो ठीक से काम नहीं करते। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आईआईएम का वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ना, उसके ऊपर कोई छानबीन नहीं कर रहा है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल हैं, उनके पास कोई इतना इंसेंटिव नहीं है बहुत ज्यादा कि वो आईआईएम को अच्छे से चलाए। बस उसको बना दिया बोर्ड का मेंबर, वो चुपचाप पैसिव मेंबर है। तो जो डायरेक्टर होता है ना, वो अपने हाथों में पावर सेंट्रलाइज कर लेता है। ऐसा देखने को मिला 2017 के बाद, क्योंकि बोर्ड तो पैसिव हो गया, पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा है, ओवरसाइट नहीं है, देखरेख नहीं कर रहा है कि इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है, तो कोई देखने वाला नहीं है। तो डायरेक्टर पूरी तरह से निरंकुश हो गए। उन्हें लगा हमें तो कोई रोकने वाला नहीं है, हम जो मर्जी आए करेंगे इस संस्थान में, हमको कौन पूछने वाला है, सारी पावर्स हमारे पास में है। तो इसी सिचुएशन में सरकार ना अब एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है, ताकि 2017 में सरकार ने आईआईएम को जो पावर्स दी थी ना, वो पावर्स वापस छीनी जा सके आईआईएम से। क्योंकि ना सरकार को लगता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। हमने तो अच्छी सोच के साथ में इन संस्थानों को पावर दी थी कि ये अपने हिसाब से बढ़िया से चलेंगे, इनको ऑटोनमी है, लेकिन एक वॉइड क्रिएट हो गया। ऑटोनमी का अच्छे से फायदा नहीं उठाया गया, बल्कि मिसयूज किया गया डायरेक्टर्स के द्वारा। तो अब सरकार ना अपनी पावर्स फिर से लेकर आ रही है इन आईआईएम के ऊपर। कैसे लेकर आ रही है, मैं डिफरेंस क्रिएट करके आपको बताता हूं, ताकि पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। पहले ना विजिटर की कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी आईआईएम में। विजिटर मतलब देखो, जैसे वाइस चांसलर होता है, उसके ऊपर चांसलर होता है, उसके ऊपर विजिटर। विजिटर कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर एक संस्थान में विजिटर की पोस्ट क्रिएट की गई है, और विजिटर कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपको तो पता है ना प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। तो इस केस में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलेगी वही प्रेसिडेंट बोलेंगे, समझ गए? तो इस बिल में, नए बिल में प्रोविजन ये किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर के तौर पे काम करेंगे। हर एक आईआईएम में विजिटर की पोस्ट क्रिएट की गई है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पहले देखो प्रोविजन ये था, हर एक आईआईएम में डायरेक्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था?
बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। बोर्ड ऑफ गवर्नर बहुत पावरफुल बोर्ड, और इसी बोर्ड के द्वारा हर एक संस्थान में डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन अब नए बिल में प्रोविजन किया गया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर डायरेक्टर तो अपॉइंट करेगा, लेकिन विजिटर की अप्रूवल लेनी होगी। विजिटर मतलब कौन? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस से काम करते हैं? सरकार की एड एंड एडवाइस से। समझ गए? अब तीसरा बड़ा चेंज ये है, डायरेक्टर को जब अपॉइंट करना होता था ना, तो उसके लिए ना एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी गठित करनी होती थी। पहले क्या होता था, सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, और एक होते थे चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। लेकिन अब ना इस सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज कर दिया गया है। 3 की बजाय 2 मेंबर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर एजुकेशनिस्ट, और 1 मेंबर होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा विजिटर के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब हर पॉइंट में आप देखोगे कि विजिटर के द्वारा नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं उनका रोल इंक्रीज हो रहा है, विजिटर का रोल इंक्रीज हो रहा है, मतलब सरकार का रोल इंक्रीज हो रहा है। पहले 2017 के एक्ट में ये प्रोविजन ये था कि किसी भी डायरेक्टर के आईएम के डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा कुछ ग्राउंड्स के आधार पे। लेकिन अब ये प्रोविजन किया गया है नए बिल में, बोर्ड ऑफ गवर्नर डायरेक्टर को रिमूव तो कर सकता है कुछ ग्राउंड्स पे, लेकिन अप्रूवल लेना होगा किसका? विजिटर का, यानी प्रेसिडेंट का। बट नीचे वाला पॉइंट देखिए, टर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्विसेज। अगर विजिटर खुद से किसी डायरेक्टर की सर्विसेज को टर्मिनेट करना चाहते हैं ना, वो सीधा ही कर सकते हैं, उन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर को बताने बुतने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से जब चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे आईएम रोहतक के जो डायरेक्टर हैं वो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ रहे हैं ना, इस बिल के पारित होने के बाद सरकार उनसे बोलेगी, अब बोलिए आपको क्या बोलना है, जाओगे या नहीं जाओगे। और भी पॉइंट्स आप जल्दी से देख लीजिए। 17 के एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर ही डिसाइड करेंगे। लेकिन नए बिल के अनुसार विजिटर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन को। पुराने एक्ट के अनुसार बोर्ड, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो बोर्ड है ना, वो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। अगर बोर्ड को लगता है कि संस्थान की जो वर्किंग है वो ठीक से नहीं चल रही है, इंक्वायरी करवाना चाहता है, तो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है बोर्ड, और इंक्वायरी करवाई जाएगी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में। लेकिन नए बिल के अनुसार ये जो इंक्वायरी है ना, इनिशिएट की जा सकती है विजिटर के द्वारा। और अगर बोर्ड चाहता है इंक्वायरी हो, तो भी बोर्ड को ना अपनी रिकमेंडेशन भेजनी होगी विजिटर को, यानी प्रेसिडेंट को, कि प्लीज इंक्वायरी करवा दीजिए। यानी सारी पावर्स जो हैं वो बोर्ड से अब छीन ली गई हैं, सारी पावर विजिटर के पास आ गई हैं, यानी सरकार के पास आ गई हैं। पुराने एक्ट में, 2017 के एक्ट में, बोर्ड को डिसोल्व करना हो कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ना कंडीशंस एंड प्रोसीजर बता सकती है कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ गवर्नर है किसी संस्थान का, उसे डिसोल्व कर दिया जाएगा। और जब तक नया बोर्ड गठित नहीं किया जाता, 6 महीने के लिए एक इंटरिम बोर्ड भी सरकार जो है गठित कर सकती है। कोऑर्डिनेशन फोरम होता है अलग अलग संस्थानों के बीच में, मतलब आईएम, बेंगलोर, अहमदाबाद, सभी संस्थान जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, उसके लिए एक फोरम होता है, कोऑर्डिनेशन फोरम। पहले ना इसमें सारे मेंबर्स नहीं हुआ करते थे, बट अब प्रोविजन किया गया है, इस फोरम के चेयरमैन को विजिटर के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और सभी संस्थानों में जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो मेंबर होंगे इस कोऑर्डिनेशन फोरम के। नेक्स्ट देखो, मुंबई में ना एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब इसको ना आईएम का दर्जा दिया गया है, इस इंस्टीट्यूट को NITIE, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एक बात ये बोली गई है, जब भी किसी इंस्टीट्यूट को आईएम का दर्जा दिया जाएगा ना, तो ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में, उनके जो भी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स थे ना वो लागू रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन एक पर्सन को छोड़ के डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स चेंज किए जा सकते हैं, बाकी एम्प्लॉइज के तो टर्म्स जो पिछले संस्थान में थे वही रहेंगे। आईएम का दर्जा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये पूरे बिल के प्रोविजंस हमने देखे। तो देखो, आपने ये तो जान लिया 2023 के अमेंडमेंट बिल में प्रोविजंस क्या हैं
और क्या अमेंडमेंट किए गए हैं 2017 के एक्ट में। बट एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यूएसए में भी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज चलाते हैं और सरकार की इंटरफेरेंस, यूएसए सरकार की जो इंटरफेरेंस है नहीं है, तो वो कैसे इतने बढ़िया चलते हैं यूएसए की यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। देखो राइटर जवाब देते हैं इसका। राइटर कहते हैं देखो वहां पे ना जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं ना, जो लाइफ में काफी अच्छा कर रहे होते हैं, जिनकी अर्निंग्स अच्छी होती हैं, वो ना बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। डोनेशन देते हैं इसलिए उनका इमोशनल कनेक्ट भी होता है, उनको लगता है कि यार आज मैं जो कुछ हूं मेरे इस यूनिवर्सिटी की वजह से हूं, तो बाद में अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं और यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल होते हैं। चूंकि उनका इमोशनल कनेक्ट होता है तो वो नज़र रखते हैं, ओवरसाइट रखते हैं कि मेरा संस्थान कैसे चल रहा है। वहां पे ना यूएस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ ज़बरदस्त वाला कॉम्पिटिशन होता है। तो इस वजह से जैसा कंपनीज में फाइनेंशियल मार्केट जैसा डिसिप्लिन होता है ना कि हर एक कंपनी को अपना कंप्लायंस करना पड़ता है, तो वैसा ही कंप्लायंस यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में देखने को मिलता है। मतलब गवर्नेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि इसी से उनकी रेपुटेशन भी तय होती है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब एक पॉइंट और भी है, कुछ लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा तो ये जो आईएम है इनकी वर्किंग अच्छी नहीं रहेगी। राइटर कहते हैं ये सब गलत है। 60 साल तक तो सरकार का ही इंटरफेरेंस था, सरकार ने इन आईएम को चलाया है और पूरा ब्रांड बने हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 2017 में ही सरकार ने इनको ऑटोनॉमी दी थी 6 साल में, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं रही इन संस्थानों की। अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति ना होने के से तो अच्छा यही है ना कि कम से कम सरकार के प्रति अकाउंटेबिलिटी हो जाए या फिर पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबिलिटी हो जाए। उससे अच्छा तो यही है, बजाय इसके कि आप किसी के प्रति भी अकाउंटेबल नहीं हो। और देखो सरकार का इंटरफेरेंस तो आईआईटीज में भी है, और आईआईटीज तो आपको पता है शायद आईएम से भी बड़ा ब्रांड है, उसमें तो सरकार का इंटरफेरेंस है, सरकार चलाती है उन आईआईटीज को। कैलिफोर्निया यूएस में जो बहुत सारी स्टेट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से हैं। तो ये कहना गलत है कि सरकार का रोल इंक्रीज होगा तो इन संस्थानों की रेपुटेशन बढ़ जाएगी या फिर वर्किंग खराब हो जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आईएम अमेंडमेंट बिल 2023 से संबंधित। वैसे देखो आप में से ना बहुत से लोगों का ये कहना है कि वीडियो ना लेट पब्लिश होती है, जल्दी पब्लिश होनी चाहिए। देखो एक एक आर्टिकल कवर करने के लिए ना कितने रिसर्च करना पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, इंडिया टुडे, पीआरएस जो सबसे मेन है, इतनी सारी वेबसाइट्स को कवर करके पूरी अंडरस्टैंडिंग आती है इशू है क्या। और आप बताइए कौन सा पॉइंट हम छोड़ देते, कोई भी पॉइंट इसमें से छोड़ देते तो इशू अच्छे से कवर नहीं होता। तो पॉइंट अगर देखो बिल्कुल क्वालिटी वाली बेस्ट डिस्कशन करनी है ना, जिसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो वीडियो थोड़ा लेट भी आएगी क्योंकि रिसर्च करने में समय लगता है। और पॉइंट अगर सारे कवर होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आना चाहिए, तो 2-3 मिनट 4-5 मिनट वीडियो लेंथी भी हो सकती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी से संबंधित। देखो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ना ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिला 27% का। लेकिन देखो आरोप ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में जो 2600 ओबीसी कम्युनिटीज है ना, सबको रिजर्वेशन का इक्वल लाभ नहीं प्राप्त हुआ। कुछ ओबीसी की कम्युनिटीज जो ज़्यादा डोमिनेंट है उन्होंने रिजर्वेशन के सारे जो फ्रूट्स हैं ना उस पर कब्जा कर लिया है, और ओबीसी की कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का 0 बेनिफिट हुआ है। जैसे देखो आप इस डेटा पे नज़र डालिए, 2018-19 में डेटा तैयार किया गया था। लास्ट 5 ईयर्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी फिल की गई, कौन सी ओबीसी कम्युनिटी को कितनी जॉब्स मिली। इसके अलावा 3 साल में आईआईटीज, आईएम, एनआईटी, यहां पर कौन सी ओबीसी कम्युनिटी को कितने एडमिशंस मिले, इसके आधार पे ये डेटा तैयार किया गया। डेटा में ये पाया गया 97% जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो तो देखो 25% ओबीसी की जो कास्ट है ना वो प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा 24.95% जो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स है ना सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज को मिला है। सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको 25% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, और 37% ओबीसी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको
रिजर्वेशन का जीरो बेनिफिट मिला है, उनकी जीरो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली। और सबसे लास्ट में 2.68% जॉब्स एंड एडमिशंस का बेनिफिट मिला 994 ओबीसी सबकास्ट को। तो डेटा की सहायता से आपने समझ ही लिया होगा कि मतलब सभी ओबीसी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन का इक्वल बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से ये कंसेप्ट इमर्ज होके आया ओबीसी सब कैटेगराइजेशन का। मतलब जैसे अभी 100 जॉब्स में से 27 जॉब्स ओबीसी के लिए रिजर्व है ना, तो उसके अंदर भी रिजर्वेशन 27 जॉब्स में से ए बी सी ये 3 ओबीसी की कम्युनिटी हैं, इनके लिए 4 जॉब रिजर्व, फिर डी ई एफ जी एच इनके लिए 5 जॉब रिजर्व। इस प्रकार से मतलब ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर जो 2600 एंट्रीज है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में, उसमें भी आप बता दो कि 27% में से कितनी परसेंट जो जॉब्स हैं किन कम्युनिटीज के लिए रिजर्व्ड हैं। इससे फायदा ये होगा रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है ना इक्वली पहुंचेगा सभी ओबीसी कम्युनिटीज तक। और जो ये आरोप लगता है कुछ ही जो एफ्लुएंट कम्युनिटीज हैं और किसी कम्युनिटी के अंदर जो एफ्लुएंट लोग हैं सिर्फ वही प्राप्त करते हैं रिजर्वेशन का लाभ, बाकी लोग तो प्राप्ति नहीं कर पाते, तो उस चीज को एड्रेस किया जा सकता है। गरीबी कम होगी, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, सोशल जस्टिस आएगा। बट देखो चैलेंजेस भी हैं, चीजें इतनी आसान नहीं है। सबसे पहली चीज देखो, जो ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया है ना वो इनकम के आधार पे नहीं दिया गया है। पहली बात ये पॉइंट उस पॉइंट के जवाब में है जो बोला जाता है कि कुछ ही एफ्लुएंट यानी अमीर ओबीसी कम्युनिटीज ने रिजर्वेशन का ज्यादा लाभ ले लिया है। तो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पे रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया था ओबीसी को, ना कि इनकम के आधार पे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो रोहिणी कमीशन ने ना शुरू में ये कहा था कि भैया हमारे पास डेटा ही नहीं है प्रॉपर, ये 2600 आपने एंट्रीज तो दे दी लेकिन ये बहुत ज्यादा एम्बिगुअस हैं, क्लियर नहीं है, कुछ समय तो हमें आइडेंटिफाई करने में लगेगा। समझ गए? अब डेटा काफी पुराना है ओबीसी से संबंधित, नया डेटा सरकार ओबीसी से संबंधित ना तो इकट्ठा करती है ना ही चाहती है पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि इससे इलेक्शन आउटकम पर असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी उतना आसान नहीं है। जो मेजर कम्युनिटीज हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है वो विरोध करेंगे, इवन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी विरोध करेंगी। जो मेजर जो ओबीसी कम्युनिटीज है ना जिन पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट करते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज तो जाहिर तौर पे विरोध करेंगे कि नहीं सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप देखो मतलब शुरू में बात की गई थी कि हम भारतीय एकजुट होंगे, कास्ट को खत्म करेंगे, लेकिन सब कैटेगराइजेशन से तो रिजल्ट ये निकलेगा ना कास्ट को और ज्यादा आप डीपली इंट्रेंच कर रहे हो, डीपली स्टैब्लिश कर रहे हो, खत्म कहां हो रही है कास्ट। नेक्स्ट, इवन देखो सेंसस 2021 का डेटा भी नहीं आया है, वो डेटा भी आपको कंसीडर करना चाहिए ओबीसी सब कैटेगराइजेशन से पहले। देखो सुप्रीम कोर्ट का ना 2005 में तर्क ये था, ये कोटा विद इन कोटा नहीं होना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी या फिर एससी एसटी नहीं होना चाहिए। 2005 में 5 जजेस की बेंच ने ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में ये वर्डिक्ट दिया था। बट ना अब सुप्रीम कोर्ट की राय भी बदल गई है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला 2005 की जजमेंट को फिर से रिविजिट करने की आवश्यकता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो ना एससीज और एसटीज में भी सब कैटेगराइजेशन के कंसेप्ट के लिए ओपन है कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इस पर फिर से मतलब एक बार बहस होनी चाहिए कि इवन एससी एसटीज में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ी बेंच को भेजा जाए 2005 का 5 जजेस की बेंच का वर्डिक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बोला। तो लास्ट में देखो एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, सरकार जो भी करे प्रॉपर डेटा के आधार पे करे, डेटा सही होना चाहिए ताकि किसी कास्ट को ये ना लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। और हाँ, ओवरऑल देखो इस बात पे सहमति है कि रिजर्वेशन के जो बेनिफिट हैं वो सभी कम्युनिटीज तक पहुंचे, क्योंकि रिजर्वेशन इसी उद्देश्य के साथ दिया गया था कि सभी कम्युनिटीज का उत्थान हो, सोशल जस्टिस का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ना सिर्फ देखो कास्ट, अलग अलग कास्ट को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जॉब्स में एंड एडमिशंस में, बल्कि कास्ट के अंदर भी सभी लोगों को, जो सही लोग हैं उन्हीं को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ऑलरेडी जो पावरफुल है किसी कास्ट के अंदर, ऐसा भी ना हो कि अब जो छुटी हुई कास्ट है
उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ही जो लोग हैं वो उन बेनिफिट पर कब्जा कर लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस इशू पर, आप भी बताइए। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आज की एथिकल डेफिनेशन है एनोनिमिटी। देखो, पब्लिक सर्विस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इवन सिविल सर्विसेज से संबंधित जो रूल्स है ना, वहां पर भी एनोनिमिटी का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि सिविल सर्वेंट्स को ना पर्दे के पीछे रहना है, आगे आके काम नहीं करना। जैसे उनका काम है मिनिस्टर्स को एडवाइस देना। मिनिस्टर्स कोई पॉलिसी बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स को, बेशक ब्यूरोक्रेट्स ने वो पॉलिसी बनाई है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पर्दे के पीछे रहेंगे। अगर पॉलिसी अच्छी है तो श्रेय लिया जाएगा मिनिस्टर के द्वारा, अगर पॉलिसी खराब है तो भी मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हां पॉलिसी खराब बनी है। बट ब्यूरोक्रेट्स को ना पूरी ईमानदारी के साथ मिनिस्टर्स को एडवाइस देना है। यह होता है एनोनिमिटी। बट देखो, आज के समय में ना ये जो कंसेप्ट है ना थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में भी। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स अपना पीआर करवाते हैं, पब्लिक रिलेशंस, मतलब जानबूझ के अखबारों में खबरें छपवाते हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल होती है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने अच्छा काम किया नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे कई बार कुछ ब्यूरोक्रेट्स आपको लगेंगे कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, न्यूज़ सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, जबकि असल में होता क्या है, उनका टोटल ना पीआर हो रहा होता है। उन्होंने पब्लिक रिलेशंस की एजेंसी हायर की होती है जो जानबूझ के अच्छी अच्छी न्यूज़ उनके बारे में पब्लिक में स्प्रेड कर रही होती हैं। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स का पीआर होता है ना, प्रधानमंत्री मोदी का, राहुल गांधी का, केजरीवाल का, तो ये काम अब ब्यूरोक्रेट्स भी करने लगे हैं और बहुत ज़्यादा जोर शोर से करने लगे हैं। बहुत सारे देखो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आपको मिलेंगे जिनके बारे में कभी आपने सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी उनके पॉजिटिव काम के बारे में खबर भी नहीं छपी होगी, लेकिन वास्तव में बिना किसी लाइमलाइट के वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। उन्होंने किया होगा, वो इस वैल्यू को ज़्यादा तवज्जो दे रहे होंगे, एनोनिमिटी। समझ गए? अब तो मीडिया में जो कुछ आप देखते हो ना, किसी ब्यूरोक्रेट की तारीफ वो हमेशा सच नहीं होती है। इसके बाद आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टर्म गुड गवर्नेंस, हाउ फार हैव रिसेंट इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस, स्टेप्स टेकन बाय सच स्टेट हैव हेल्प द बेनिफिशरीज। मतलब गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, और सरकार ने जो रिसेंट में स्टेप्स लिए हैं उन्होंने कितना गुड गवर्नेंस लाया है। गुड गवर्नेंस का सिंपल मतलब होता है जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इफेक्टिव ढंग से मैनेज करना। ना सिर्फ पब्लिक रिसोर्सेज को, बल्कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सर्विसेज हैं, उन सबको अच्छे से प्रोवाइड करना जनता को, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में, अकाउंटेबिलिटी के साथ, और जनता की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्सिव रहना। ये गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन है जो आप दे सकते हो। रिसेंट इनिशिएटिव सरकार के देखो अच्छे रहे हैं। डिजिटल सर्विसेज में सरकार जो ई गवर्नेंस लेके आई है, एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पार्ट में गुड गवर्नेंस है और दूसरे वाले पार्ट में ई गवर्नेंस से संबंधित पूछा है। समझ गए? तो जो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं ना वो ई गवर्नेंस से संबंधित देने हैं। कैसे ई गवर्नेंस से सरकार गुड गवर्नेंस लेकर आ रही है, बेनिफिशरीज को फायदा पहुंचा रही है। जैसे डिजिटल सर्विसेज में अब पासपोर्ट बनना सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पेपर वर्क कम हो गया है, तो लाइन नहीं लगती, करप्शन खत्म हो गया है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सरकार लेकर आई है। ई प्रोक्योरमेंट में सरकार ऑनलाइन टेंडर रिलीज करती है, इससे करप्शन कम हो गया है। सिटीजन एंगेजमेंट, जिसे mygov.in है, इस वेबसाइट पे सिटीजन अपने सजेशन देते हैं, तो सिटीजन्स के साथ एंगेज सरकार कर रही है डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, यानी ई गवर्नेंस में। नेक्स्ट है ऑनलाइन ग्रीवेंस रेड्रेसल, जैसे ये एग्जांपल है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें आप जाके शिकायत कर सकते हो, तो जनता की जो कंप्लेंट्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर होती हैं, उनका समाधान सरकार करती है। एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो ये सारे जो इनिशिएटिव हमने समझे ना, ये ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल है, कैसे सरकार सिटीजन्स को अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड कर रही है, और ये सारे एग्जाम्पल्स हमने समझे। लास्ट में आप एक बैलेंस का कंक्लूजन दे सकते हो कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। अब कल का एडिटोरियल समरी देख लीजिए जल्दी से, मेन पॉइंट्स। पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल हमने डिस्कस किया, कैसे पाकिस्तान खुद रिस्पॉन्सिबल है आज के समय में पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए। उन्होंने शुरू में मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, फिर बाद में तालिबान को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन के अलग अलग ग्रुप्स में से।
फिर जब यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो डबल गेम खेला, तालिबान को सपोर्ट किया। रेडिकलाइजेशन को पाकिस्तान ने प्रमोट किया था ताकि पाकिस्तान चाहता था कि रेडिकलाइज्ड यूथ का इस्तेमाल किया जा सके दुश्मन देश के अगेंस्ट। बट आज वही रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान को तंग कर रहा है। इकोनॉमी ऑलरेडी ख़राब है, वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और उससे ज़्यादा ये टेररिज्म। साहेल रीजन का हमने डिस्कस किया था। साहेल रीजन अफ्रीका का एक पार्ट, वहाँ पे कू हो गए हैं काफ़ी सारे देशों में और कू होने की वजह से वर्ल्ड चिंतित है क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पे अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव है रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट, बहुत से लोगों की जान जा रही है। तो टेररिज्म वहाँ से वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है, ये चिंता की बात है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि साहेल रीजन में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, यूथ के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फिर कुकिंग स्ट्रेटजी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि सरकार ने काफ़ी कुछ किया है एलपीजी सिलेंडर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए। ग्रामीण वितरक योजना 2009 में चलाई गई, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई। उसके बाद में धीरे धीरे एलपीजी का एडोप्शन इंक्रीज हुआ। पहले 2011 में 33% लोगों के लिए एलपीजी प्राइमरी फ्यूल हुआ करता था। 2020 में 71% लोगों के लिए एलपीजी जो है वो प्राइमरी फ्यूल है। लेकिन चैलेंजेस हैं, महामारी आई, उसकी वजह से कुछ लोगों का इनकम लेवल कम हो गया। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ गए गैस के, सब्सिडी सरकार ने हटा दी। रूरल एरियाज़ में हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इंपोर्टिंग कॉस्ट ज़्यादा है एलपीजी की, इसलिए कंजम्पशन पहली बार कम हो गया एलपीजी का बढ़ने के बजाय, प्राइस भी ज़्यादा है। तो पाथ क्या होना चाहिए आगे? देखो, जो इलेक्ट्रिक कुकिंग है ना, उसको सरकार सपोर्ट कर सकती है, इंडक्शन से चलने वाले चूल्हे, उससे एमिशन भी कम होगा, सस्ता भी पड़ेगा। और अभी के लिए सरकार ना सब्सिडी देना धीरे धीरे और कम कर सकती है, तो लोग जो है इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ बढ़े, इससे एमिशन कम होगा। तो कार्बन क्रेडिट जो है बेच भी सकती है सरकार दूसरी जगहों को, तो ये करे सरकार इलेक्ट्रिक कुकिंग। फिर टाइगर कंजर्वेशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि ज़बरदस्त केस स्टडी है। 40,000 टाइगर थे जब देश आज़ाद हुआ, घट के सिर्फ 1800 रह गए 70s में। तो अलग अलग जगह टाइगर रिजर्व इस्टाब्लिश करने स्टार्ट किए सरकार ने। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और अभी नंबर बढ़ के हो गया है 93167। अभी 54 टाइगर रिजर्व हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। बाद में 2005 में ना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सरकार ने इस्टाब्लिश की थी, ज़्यादा पावर्स दी थी इस बॉडी को कि आपको कोई गांव के लोगों को शिफ्ट भी करना है तो शिफ्ट कर दीजिए। अभी भी देखो कई जगह पे तो टाइगर की संख्या इंक्रीज हो रही है, लेकिन कई जगह पे डिक्रीज हो रही है, ये एक चिंता का कारण है। और जैसे टाइगर की संख्या इंक्रीज हुई है, एरिया तो लिमिटेड है, मैन और एनिमल के बीच में कंफ्लिक्ट इंक्रीज होंगे, ये भी कंसर्न है। डेटा के ऊपर डिबेट से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। 3 पॉइंट्स थे मेनली। पहला तो डेटा जो इकट्ठा किया जा रहा है पॉलिसी मेकिंग के लिए वो एक्यूरेट और रिलायबल नहीं है। सैंपल्स अच्छे से नहीं लिए जा रहे हैं, मतलब हर जगह के नहीं लिए जा रहे हैं जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करें। बायसनेस ज़्यादा है, कई बार कई सर्वेज में रूरल एरिया की तरफ, कई सर्वेज में अर्बन एरियाज की तरफ। जैसे नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा रिलीज किया, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पे था। टोटल 30 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं हमारे देश में, लेकिन सिर्फ 6 लाख हाउस होल्ड्स का वो डेटा था जिसके आधार पर पॉवर्टी का डेटा रिलीज किया गया। दूसरा पॉइंट ये था, अलग अलग सर्वेज का अलग अलग डेटा आता है, कौन से डेटा पे विश्वास करें। नेक्स्ट, डेटा आ भी गया ना तो सरकार उसे रिलीज नहीं करती काफी समय तक। तो सरकार डेटा कलेक्शन के मेथड को इंप्रूव करे, नए डेटा सोर्सेज को अपनाए। इसके अलावा जो स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसे मजबूत करे। रूरल अर्बन डिवाइड जो है उसके लिए अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए। सक्सेसफुल मॉडल से सरकार सीखे। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।